हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो एसएसटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और नीचे प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है और कुछ वीडियोस का भी लिंक दिया गया है। तो उन वीडियोस को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा और हिस्ट्री एंड सिविक्स के वीडियोस को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। आपने पिछले वाले चैप्टर्स में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, जो कि नेचुरल और मैनमेड इन्वायरमेंट से कंसिस्ट होता है। इस चैप्टर में आप लोग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के, जो कि सेटलमेंट से रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है क्लस्टर और ग्रुप ऑफ हाउसेस, मतलब कि हाउसेस का ग्रुप या फिर क्लस्टर। ओके, सेटलमेंट जो है ये प्राइमरी रेजिडेंस है ह्यूमन सोसाइटी का। एंशियंट टाइम में ह्यूमन बींग्स जो है ये फूड गैदरर्स के लाइफ को लीड करते थे और एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे खाने के सर्च में, फूड के सर्च में। लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते रहते थे। उनके पास कोई अपना परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ करता था और वो लोग एक नोमैडिक लाइफ को जीते थे। ठीक है, नोमैडिक लाइफ वो लोग व्यतीत करते थे। वे लोग जो है कम्प्लीटली इन्वायरमेंट में डिपेंडेंट हुआ करते थे, फूड के बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, शेल्टर के बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और क्लोथिंग के बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि उनका जो सेटलमेंट था वो टेम्पररी था। पोस्ट स्टोन एज में ह्यूमन बींग्स जो है ये एग्रीकल्चर के आर्ट को सीखते हैं, फार्मिंग के आर्ट को सीखते हैं। ओके, ग्रेजुअली जो कॉन्सेप्ट हुआ सेटल्ड लाइफ का ये आने लगा था, वो शुरू होने लगा था। ओके, जो शेल्टर्स थे उन्हें वैसे एरियाज में बनाया जाने लगा जहाँ पर लैंड कल्टीवेटेड हो टेम्पररी स्टे के लिए। वहाँ पर क्या है कि लैंड को कल्टीवेट किया जा सके। ओके, जो सेटलमेंट था इसे ट्री के ब्रांचेस के हेल्प से बनाया जाता था, जो कि कवर्ड हुआ करते थे लीफ से। स्टोन एज के बाद सेटलमेंट जो है ये सीजनली ऑक्यूपाई करता है। अब क्या ह्यूमन बींग जो है अपने सेटलमेंट्स को चेंज करते रहते हैं सीजन के साथ। वैसे एरियाज में जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ये सूटेबल है वहाँ पर सेटलमेंट्स ज़्यादा है। वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ हाउसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पर टेम्परेचर सूटेबल रहता होगा। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा रहता होगा, टेम्परेचर भी उतना हाई नहीं रहता होगा, बारिश ये सब भी ज़्यादा नहीं होती होगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, सेटलमेंट ज़्यादा ही होगा। दिखती सी बात है, वहाँ पर सेटलमेंट ये रहेगा कि सेटलमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत सारे हाउसेस भी दिखेंगे। जो डिस्कवरीज हुआ फायर का, आयरन का, व्हील का, ये सब सिविलाइजेशन के टूवर्ड्स में, सिविलाइजेशन के बोल सकते हैं, सिविलाइजेशन के पास एक बहुत ही बड़ा स्टेप्स बढ़ाया गया। उसके बाद जो टूल्स थे ये बहुत और भी सोफिस्टिकेटेड बनते गए। फार्मर्स जो है ये क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं रिवर बैंक्स के नियर में, जैसे कि नाइल हो गया, इंडस वैली हो गया। ओके, पैसेज ऑफ टाइम से ह्यूमन बींग जो बहुत सारे नए वे को सीखते हैं, बहुत सारे नए तरीके को सीखते हैं फार्मिंग के। ठीक है, बहुत सारे नए फार्मिंग का वेज आ जाता है। उसके बाद अब वो क्या करते हैं, सेटल्ड लाइफ को जीना शुरू कर दिए हैं और अब वे जो है सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रॉप्स है इन्हें क्रॉपिंग पीरियड के दौरान कांस्टेंट केयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन्हें फूड के सर्च में भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और अब वो एक जगह रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकते थे, अपने जीवन को व्यतीत करने का जोखिम उठा सकते थे। ओके, तो परमानेंट शेल्टर का जो बिल्डिंग हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल्स का, क्लोथ का यूज़ करने लगे लोग, जो कि फाइबर से बना हुआ होता था। अब ये हुआ क्या कि ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया। ठीक है, कि लोग एक जगह पे रहने लगे, परमानेंट जगह पे वो रहने लगे। ठीक है, एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन हो गया और अब वो कपड़े पहनने लगे, क्लोथ्स का यूज़ करने लगे। ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ जो है ह्यूमन बींग्स जो है ये नेचुरल इन्वायरमेंट को अपनी नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए एबल हो गए। ओके, तो अब जो सेटलमेंट था ये ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करता था हार्श टेम्परेचर से, चिली विंड से, रफ टेरेन से। ओके, इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षा भी देता है। अब
ओके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के एक्सपेंशन के साथ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एक्सपेंशन के साथ, माइनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये भी एडवर्सली अफेक्ट हुआ। जितना ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे गया, जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगे हैं आज, उससे उतना ही ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट भी जो है ये पॉल्यूट हुआ है, अफेक्ट हुआ है नेचुरल इन्वायरमेंट पे। ओके, जो ग्रोथ हुआ टाउन्स का और सिटीज़ का, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इसने ग्रीन बेल्ट एरिया को श्रंक कर दिया, मतलब कि कम कर दिया। ओके, पॉल्यूशन, उसके साथ साथ जो डिफेक्टिव मेथड्स है प्लगिंग के, इन्होंने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में रिजल्ट किया, जो कि ग्रेट कंसर्न का मैटर है हम सभी के लिए। हुआ क्या, देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बैठने लगे, उससे कारण क्या हुआ कि पॉल्यूशन होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन वहाँ पर लगाए जाने लगे। क्योंकि देखिए फैक्ट्रीज में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा तो मशीन के बल पर होगा ना, जब मशीन के बल प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर साउंड पोल्यूशन भी प्रोड्यूस होगा। इसके साथ साथ यदि वहाँ पर कुछ एनर्जी की आवश्यकता है, कोल ये सब की, तो वहाँ पर क्या होगा कि पॉल्यूशन लेवल भी राइज करेगा। ठीक है, केमिकल्स जो निकलेंगे, यदि केमिकल की फैक्ट्री, वहाँ केमिकल का यूज़ होता है, तो केमिकल्स जो निकलेंगे और जो वेस्टेज वाटर होगा वो केमिकल्स वाटर्स मिल के कहाँ जाएंगे, सीधे नदियाँ में जाएंगे, तो वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलेगा नदियों में भी। इससे हम लोग ये साफ कर सकते हैं कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ, चाहे माइनिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सभी से नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होता है। ओके, और ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में रिजल्ट करता है, जो कि हम सभी के लिए एक बहुत ही ध्यान देने वाला मैटर है। हम सभी को इसके लिए कुछ करना चाहिए। अब परमानेंट सेटलमेंट के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हम लोग यदि हिस्ट्री की तरफ जाएं, इतिहास की तरफ जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर सिविलाइजेशन जो है ये वैलीज, रिवर वैलीज के नियर में, रिवर वैलीज के आसपास में डेवलप हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। आज के डेट में भी वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी के भी ग्रोथ के लिए, चाहे वो, देखिए वाटर के बिना तो कोई आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता है। ओके, इसके साथ साथ विलेज और टाउन के ग्रोथ के लिए भी क्या है कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ओके, डेजर्ट एरिया में इसके साथ साथ जो हाउस है ये क्लस्टर्ड होते हैं वाटर के सोर्स के आसपास। ये जो सोर्स है ये वेल भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, एक पॉन्ड भी हो सकता है, ओएसिस भी हो सकता है। जो सेटलमेंट है जो कि सोर्स ऑफ वाटर के आसपास में ग्रो होता है, डेवलप होता है, इसे वेट पॉइंट सेटलमेंट कहा जाता है। अब अगला आता है रिलीफ फीचर्स। ये जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेटलमेंट के डेवलपमेंट में। प्लेन जो है ये फेवरेबल लोकेशंस है सेटलमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये इजी है कि हमारे पास एक गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए यहाँ पर, जो कि ये आज के डेट के पीपल के लिए ये पॉसिबल बना सके, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। इंडिया में बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में डेवलप हुए हैं। इस एरियाज में क्या है, सेटलमेंट जो ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है। ओके, दूसरी तरफ देखा जाए तो हाईलैंड एरियाज में, जहाँ पर लैंड का जो नेचर है ये बहुत सारे इजी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत कम है। होता क्या है कि बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर स्कूल है। ओके, तो बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्हें पहाड़ में चढ़ना पड़ता है, तो वैसे एरियाज में लोग रहना पसंद नहीं करते। मतलब मान लीजिए क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर कहीं बहुत ज़्यादा ही रहता है, हमेशा 50-60 डिग्री सेल्सियस रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ पर पॉपुलेशन उतना नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पर यदि जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है वहाँ पर पॉपुलेशन देखा जाए तो वहाँ पर पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। कहीं कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहे, या 5 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस रहे, तो वहाँ पर ये पॉपुलेशन कम होगा। मतलब कि हर जगह से देखा जाए तो जहाँ पर नॉर्मल, सारी चीज़ नॉर्मल हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी नॉर्मल हो, तो वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ ही सेटलमेंट्स में रिजल्ट करता है, वहाँ बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स नहीं होते हैं। अब देखते हैं स्पेशल साइट्स। कुछ स्पेशल साइट्स को चुना जाता है सेटलमेंट के लिए उनके नेचुरल ब्यूटी के कारण। ठीक है, उन्हें कहा जाता है टूरिज्म बेस्ड टाउन्स। वे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं बहुत सारी पीपल्स को। इंडिया में श्रीनगर हो गया, गोवा हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, ऊटी हो गया, ये सब जो है कुछ टूरिज्म बेस्ड साइट्स है। ओके,
सभी फैक्टर्स जो भी आपने पढ़े वे एक दूसरे से रिलेटेड है। जब हम लोग लैंड पे देख रहे हैं एक डिटरमाइनिंग फैक्टर के रूप में, तो वाटर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है सेटलमेंट के लिए। उसी प्रकार से जो कल्चर है, जो सोशल सेटअप है और जो दूसरे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये पीपल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर एक गुड्स को दूसरी जगह भेजने के लिए एक एक्ट है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पीपल जो है नॉर्मली फुट पे ट्रैवल किया करते थे। ये गुड्स को अपने माथे पे या फिर पीठ पर लाद करके एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते थे। व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ कि बुलक कार्ट बना। ओके, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। आज के डेट में क्या है कि बुलक कार्ट की जगह क्या आ गए हैं, रिक्शाज आ गए हैं। एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ों को भेजा जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ से। बसेस आ गए हैं, ठीक है। ट्रेन में बहुत सारे ट्रेन ऐसे हैं जो कि गुड्स को इधर से उधर ले जाना करते हैं। ओके, जो रोल है ट्रांसपोर्टेशन का ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ओके, जो पेस है डेवलपमेंट का ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है कि किस लेवल तक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ उठा है और कितना अभी भी वहाँ पर हम लोगों को डेवलप करना है ट्रांसपोर्टेशन। एक गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है ये पीपल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है, जो कि सोशल डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। किसी भी प्लेस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ग्रेट इम्पैक्ट देता है ट्रांसपोर्ट। ओके, हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये सिटीज़ को टाउन से कनेक्ट करता है। बहुत सारी सिटीज़ और टाउन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये पीपल को सरप्लस प्रोडक्शन डिफरेंट मार्केट्स में भेजने के लिए भी अलाउ करता है, हेल्प करता है और रिटर्न में ये जो है कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इनमें से एक रीजन क्या हो गया कि वर्ल्ड के कुछ रीजन का बैकवर्डनेस। ओके, जैसे कि ज़ारे बेसिन, ठीक है, टुंड्रा रीजन, ये सब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लैक के कारण हुआ है। ओके, दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो कुछ रीजन जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हो गया, ठीक है, इंडिया का, और इंडस्ट्रियल रीजन यूरोप का, ये सब बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के कारण। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, तभी ना ऐसा है कि एक गुड को यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। ओके, आज मान लीजिए एक फैक्ट्री है, कहीं भी एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री लगा हुआ है। ओके, वहाँ पर फैक्ट्री है तो ऐसा तो नहीं है कि उसके वर्कर और वहाँ से जो मार्केट है वहाँ से सामान आता है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर दूर मार्केट है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के वर्कर्स क्या करेंगे या फिर कुल्ली ये सब जो होता है वो माथे में लाद करके लाएंगे, फैक्ट्री में सामानों को उतारेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। वहाँ से आएगा एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का एक बस या फिर जो भी है ऑटो, ये सब आएगा, वहाँ उसमें माल लोड होगा, उसके बाद ये फैक्ट्री तक पहुँचाएगा। तो अब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है ना, कि मार्केट चाहे कितना भी दूर हो सामान ईजिली फैक्ट्रीज में पहुंच रहा है, उसे फिर चेंज किया जा रहा है, उसके बाद एक वैल्यूएबल गुड बना करके हमें दिया जा रहा है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ओके, तो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छा है, तभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ अच्छा नहीं जाएगा तो क्या होगा कि फैक्ट्री नहीं चलेगा, फैक्ट्री ठप पड़ जाएगा। ओके, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है ये ओपन रिमोट एरियाज को ओपन करने में भी हमारा हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी प्लेस के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। रॉ मटेरियल्स को इजी जो है माइनिंग एरिया से ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर फार्म से ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्रीज में। अब देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए 5 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, हमेशा आपको याद रखना है। पहला है रोडवे, दूसरा है रेलवे और तीसरा है वाटरवे, एयरवे और पाइपलाइंस, ठीक है। रोड से जो जाए वो रोडवे हो गया, रेल नेटवर्क से रेलवे, वाटर से जाए वाटरवे, एयर से एयरवे और पाइप से सबसे जाए तो पाइपवे। ओके, पाइपलाइंस। अब रोडवे देखते हैं, इसे जो है पैसेंजर्स के मूवमेंट के लिए
यूज़ किया जाता है, गुड्स के मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है शॉर्टर डिस्टेंसेस में। ओके, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे आप लोग भी अंडरलाइन करते जाइएगा। ओके, रोडवे जो है ये स्विफ्ट और इफिशियंट मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है लोगों को। रोड जो है ये परिशेबल आइटम्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, डिस्टेंट मार्केट में एक स्पीडी मूवमेंट के साथ। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है रोड का ये चीपर है दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपेयर में। ओके, इसे भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इज चीपर एज कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाए, यहाँ पे अंडरलाइन दे देगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हिली एरियाज में रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये या तो नहीं पॉसिबल हो सकते हैं, वहाँ पर पॉसिबल नहीं है दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए वहाँ एयरवे है, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए एयरवे है और एक रोडवे है। एयरवे महंगा है, रोडवे सस्ता है, तो लोग क्या चुनेंगे? लोग रोडवे चुनेंगे। ठीक है, कि रोडवे से जाना अच्छा रहेगा, कम पैसा लगेगा हमारा, वो लेस एक्सपेंसिव है। एक वेल डेवलप्ड रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्टेंसेस को कम करता है पीपल के बीच में। ठीक है, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के पीपल के बीच में। अब देखते हैं रेलवे। रेलवे को वर्चुअली जो है लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री भी कहा जाता है। इसे बल्कि गुड्स के मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि गुड्स के मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है। ये पीपल को कंट्री के फार्टेस्ट कॉर्नर से क्लोज लाता है, सामने लाता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है इन्हें रोड से ट्रैवल करना हार्ड होता है, तो रेलवे जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल और लेस एक्सपेंसिव हम लोगों को लेस एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट भी फील होता है। ओके, क्या डू यू नो था वो हम लोग देख लेते हैं। जो लार्जेस्ट रेलवे लाइन है वर्ल्ड में वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करता है, लिंक करता है रसिया में। ओके, अब आगे देखते हैं। अर्लियर ट्रेन जो थे पहले के ज़माने में क्या था, ट्रेन जो कोल इंजन्स पे रन करते थे, दौड़ते थे, लेकिन आज के डेट में क्या है वो इलेक्ट्रिकल इंजन्स पे दौड़ते हैं, डीजल पे दौड़ते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ रेलवे का ये पॉल्यूशन को भी कम किया, उसके कारण पॉल्यूशन भी कम हुआ, क्योंकि पहले क्या था कि कोल के जलने के साथ साथ क्या होता था कि उससे स्टीम प्रोड्यूस होता और ट्रेन जो है वो चलते थे, लेकिन क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी आया जिसके कारण पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, और ये जो है लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह केयरिंग करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प भी करने लगा। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ फास्ट मूविंग ट्रेन भी डेवलप हुए, जैसे कि राजधानी, शताब्दी, ठीक है, ये सब भी इंट्रोड्यूस किए गए। लोकल पीपल के लोकल मूवमेंट के लिए मतलब कि शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए रेलवे, जैसे कि मेट्रो, कोलकाता में, दिल्ली में भी मेट्रो है, मुंबई में भी मेट्रो है, बेंगलोर, जयपुर, चेन्नई, ये सब मेट्रो के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटरवेज। ओके, अब वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन का ये बहुत ही चीपेस्ट मोड है। ओके, हेवी और बल्कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज जो है ये वैसे कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि रिवर बैंक्स के नियर में लोकेटेड है। ठीक है, नेविगेबल कैनल्स और कोस्ट के नियर में लोकेटेड है। आज के डेट में लार्ज और मैकेनाइज शिप जो है ये इक्विप्ड होते हैं बहुत सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। ये जो है 100 ऑफ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े गुड्स को, वास्ट गुड्स को, ज़्यादा अमाउंट में गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा सकते हैं। ओके, और इसलिए इन्हें फ्लोटिंग टाउन भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं एयरवे। एयरवे जो है ये लेटेस्ट में है और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है। ये जल्दी तो पहुंचाएगा आपको कहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। एयरवे के पास एक वे में जो है ये डिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है और वर्ल्ड को एक यूनिट में कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये हाईली सुटेबल है वैसे एरियाज़ के लिए जहाँ पर रेलवे और रोडवे जो है कंस्ट्रक्ट नहीं है।
डिफिकल्ट टेरेन के कारण। अब देखिए क्या होता है कहीं कहीं ना कि वहाँ पर वाटरवे भी नहीं हो पाता है, रेलवे भी नहीं हो पाता है, रोडवे भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वहाँ पर एयरवे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वहाँ देखिए जहाँ पर ना रोडवे होगा ना एयर कुछ नहीं होगा गुड्स ये सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर लोगों को एयरवे ही सस्ता लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पर उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो इस चीज़ से ट्रांसपोर्ट कर सकते। तो वहाँ पर सबसे सस्ता क्या होगा, एयरवे सस्ता होगा, है ना। तो वैसे एरियाज के लिए एयरवे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं पाइपलाइन। ट्रांसपोर्ट का ये बहुत ही ज़्यादा रिसेंट मोड है। जो पाइपलाइंस है इन्हें लिक्विड और गैसियस मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया, वाटर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। स्लरी फॉर्म में सॉलिड्स जो है जैसे कि आयरन ओर, रॉक फॉस्फेट, ये सब जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लंबे लंबे डिस्टेंसेस के लिए। एग्जाम्पल में देखा जाए तो HBG हाजिरा, बिजाईपुर, जगदीशपुर, ये गैस पाइपलाइन है। ओके, ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है ये इंडिया के 4 स्टेट्स में से रन करता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर एक पाइपलाइन का इमेज दिया गया है। आप क्या देखते होंगे कि आपके आसपास कुछ नहीं तो एक पानी का ही पाइप रहता है, बड़े बड़े, जहाँ पर नदी बहुत दूर होता है, ये भी नदी सामने भी होता है। लोगों की आसानी के लिए क्या किया, पाइप से पानी घर तक पहुंचाया जाता है, घर के अंदर पानी को घुसा दिया जाता है ना। तो वो सब सारी चीज़ पाइप से ही होता है। पाइप से तो वहाँ पर मोटर लगा के कनेक्ट कर दिया जाता है और घर में आपका पानी आराम से पहुंचता है। उसके बाद क्या है कि गैस के लिए, गैसियस चीज़ों के लिए, जैसे कि कोई भी नेचुरल गैस ये सब हो गया, इसके लिए भी पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है। लंबे लंबे डिस्टेंसेस में पाइपलाइंस लगा दिए जाते हैं और नेचुरल गैस इजीली वहाँ पर से पास हो रहा है। लिक्विड्स के लिए, पेट्रोल, ये सब के लिए पाइपलाइंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अच्छा भी है, आवश्यक भी है। अब देखिए ये पाइपलाइन का इमेज आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर एक क्या टॉपिक था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट हमारा पूरा हुआ, अब हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। ओके, अब ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे इम्पैक्ट करता है ट्रांसपोर्ट, क्या प्रभाव पड़ता है किसी प्लेस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। फिर हम लोगों ने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा कि 5 मोड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। उसके बाद हम लोगों ने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ लिया, है ना। तो हम लोगों ने 2 चीज़ें कर ली। हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था, पहला सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ यहाँ लिखे गए थे। तो सेटलमेंट हमारा हो गया, ट्रांसपोर्ट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। ओके, ये कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और व्यूज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब कि लोग जो है आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने अपने व्यूज़ बनाते हैं कम्युनिकेशन से एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में। ओके, ये पर्सनल भी हो सकता है, इसके साथ साथ ये मास लेवल में भी हो सकता है, ठीक है। या तो 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे, या फिर एक मास हो सकता है, बड़े लोग एक व्यक्ति को सुने या फिर अपनी अपनी राय रखें वहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है नॉलेज को एक्सचेंज करने के लिए, आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए, जो कि इंटर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ साथ ये सोशल रिलेशनशिप और यूनिटी को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। नेचुरल कैलामिटीज़ के दौरान, जैसे कि फ्लड्स हो गया, ड्राउट हो गया, ठीक है, जो मीन्स है इंस्टेंट कम्युनिकेशन के, ये जैसे कि टीवी और रेडियो ये न्यूज़ को फ्लैश करते हैं ताकि जो रिलीफ है इन्हें स्पॉट में इजली पहुंचाया जा सके, इमीडिएटली अचानक पहुंचाया जा सके। ओल्डन टाइम्स में पिजेंस को यूज़ किया जाता था डिफरेंट प्लेसेस में मैसेजेस को भेजने के लिए, ठीक है। तो उस समय क्या था कि जो सर्विस जैसे कि पोस्ट और टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सब डेवलप हुए। तो आज के डेट में क्या है कि सैटेलाइट जो है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का वर्ल्ड में, ठीक है। ये टेलीविज़न सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिमोट एरियाज में, कंट्रीज़ के रिमोट एरियाज में। कंप्यूटर जो है ये एक अनदर ग्रेट इन्वेंशन है मैन के द्वारा। ओके, ये कम्युनिकेशन को रिवोल्यूशनाइज किया है, जबकि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को रिवोल्यूशनाइज किया है ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सीडीज, पेन ड्राइव, लैपटॉप, पाल्म टॉप के थ्रू। ओके, हम लोग पूरे वर्ल्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए।
मोबाइल कंप्यूटर वैसे में क्या है कि हम लोग इंटायर वर्ल्ड का न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, टीवीज में भी हम लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ देख सकते हैं कि हाँ आखिर वर्ल्ड में हो क्या रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। देखिए सेल फोन, ओके, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव हो गया, ये सीडी हो गया। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर्स, ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये सब हो गए कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स भी जो है बहुत मॉडर्न कंप्यूटर्स आ गए हैं। ठीक है, बड़े बड़े सीपीयू होते थे, अब छोटे छोटे सीपीयू आ गए हैं। ठीक है, तो और भी अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, साइंस जो है डेवलप करता जा रहा है और करना भी चाहिए। इसके साथ साथ हमारा जो कंट्री है भी डेवलप हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हमारी कंट्रीज में डेवलप हो रहे हैं और डेवलप होने भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसी के साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया। एक एक टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। ठीक है, मैंने आपके साथ एक एक टॉपिक डिस्कस किए, एक एक टॉपिक मैंने आपको समझाया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करने जरूर से जरूर बोलिए। ओके, और आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। ओके, और ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर से जरूर चेक कीजिए और इसी प्रकार से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।